लेकिन चाहती क्या है आप? चाहता तो देखिए हर कोई यही चाहता है कि राजनीति जितनी साफ होगी, भ्रष्टाचार मुक्त उतना ही हमारा देश होगा। चाहे कोई कितना भी कह ले कि भ्रष्टाचार मुक्त हम देश बनाना चाहते हैं, वो तब तक नहीं बनेगा जब तक हमारी राजनीति साफ और सुथरी नहीं होगी। दागी नेताओं को लेकर के केंद्र सरकार ये कहना चाहती है कि ये दाग अच्छे हैं। ये दाग अच्छे नहीं है। देखिए, अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो क्राइम ना कर रहा हो। हर नेता क्राइम कर रहे हैं। आज तक यहाँ पर ये बात है कि अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर यहाँ जद में, यहाँ अकेला कोई हमारा मकान थोड़ी है। तो बात ये है कि राजनीति में हर किसी पार्टी में यही हाल है। निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है ना, जैसे मैंने कहा दाग अच्छे हैं तो देश को चला भी दागी नेता रहे हैं। हर कोई यहाँ पर दागी है, लेकिन हर किसी को दूसरे के दाग दिखते हैं, लेकिन अपने दाग सबको खूबसूरत लगते हैं। लोकतंत्र वो जिसे भारत में मंदिर तो कहा जाता है, लेकिन इस मंदिर को लेकर के कटाज चल रही है। इस मंदिर में रहने वाले नेता जो फैसले तो सुनाते हैं, बिल पास करते हैं, लेकिन बिल पास करने के साथ साथ एक स्वप्न देखते हैं कि भारत अपराध मुक्त हो जाए। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि भारत अपराध मुक्त कैसे हो सकता है जब सदन के भीतर ही कई दागी नेता हैं। दागी नेता को लेकर के जब 2016 की अगर बात करें तो कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अब इसको लेकर के बीते दिन हुई चर्चा के बाद से गर्मा गर्मी जो है राजनीति की गलियारों में तेज है। और इसको जानना भी जरूरी है कि इस तरीके के फैसले क्या वाकई दागी नेताओं को ताउम्र बैन किया जा सकता है, या सदन के भीतर कई सारी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से उन पर रोक लग सकती है। लेकिन इसको पत्रकार कैसे देख रहे हैं, उनके नजरिए से इसको कैसे देखा जाता है। दागी नेताओं को लेकर के चर्चाएं जो हैं बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, और ये प्रश्न केवल वो तमाम लोगों पर ही नहीं जिन्होंने इसको लेकर के याचिका डाल ली है, बल्कि हर एक जनता के बीच में भी प्रश्न रहता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कामनी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, लगातार आप इस पर लिख भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हो, तो क्या लगता है कि इस तरीके की जो फैसलों को लेकर के चर्चा है जिस पर केंद्र सरकार अब कह रही है कि आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट को, कैसे देख रही हो? और दागी नेता आपके शब्दों में क्या? आस्था, अगर दागी नेताओं को अगर हम राजनीति में रोक देंगे तो असल मायना ये होगा कि आप ये समझिए कि 1-2%, वो भी मैंने वो डाटा देखा नहीं है, तो मैं कहूँगी कि 1-2% ही वो होंगे जिनके ऊपर एक भी केस नहीं होगा, जो क्रिमिनल नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ज़्यादातर नेताओं के ऊपर ये मामले चल रहे हैं। और जिस तरीके से आप कह रहे थे तो इसको लेकर देखा जाए तो देखिए, इस पे क्या है कि जो वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने 2016 में जनहित याचिका लगाई थी और उन्होंने कहा था कि जिन पर भी आपराधिक मामले हैं, जितने नेताओं पर, सबसे पहले तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उस मामले को मतलब ख़त्म किया जाए। या तो अपराधी हैं, पूरा सिद्ध हो जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें सजा दी जाए, या फिर उन्हें आरोप मुक्त किया जाए, जिससे पता चल सके कि आखिर नेता पर आरोप सच्चे लगे हैं या झूठे। और जिन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, मतलब कि वो अपराधी हैं, तो उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए राजनीति पर। देखिए, अगर आप इसमें बात करें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी इसमें, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि आप उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं राजनीति में आने से, लेकिन हमेशा के लिए आप उन्हें बैन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो केंद्र सरकार ने बोला कि ये तो हमारे संसद के क्षेत्र का मामला है, तो संसद में ही इसका हम वो करेंगे, निवारण करेंगे और बैन नहीं लगा सकते। ठीक है, आपने बैन की बात करी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कहा गया कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने चाहिए, लेकिन जब केंद्र सरकार कहे कि हम बैन नहीं लगा सकते हैं, तो क्या एक राजनीतिक लाभ ऐसे लोगों से भी मिलता है? क्योंकि हमने देखा पार्टी में किस तरीके के, हर पार्टी में कोई एक गैंगस्टर बड़ा नेता के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक लाभ भी होता है और कुछ लोगों को नुकसान भी होता है अगर इस तरीके से पूरी तरीके से अगर बैन लगा दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर राहुल गांधी वाले अगर मामले पर ही चले जाते हैं हम, राहुल गांधी पर जिस तरीके से उनके ऊपर कि प्रधानमंत्री की अवहेलना को लेकर जिस तरीके से उनके ऊपर सुनवाई हुई, उन्हें कोर्ट ने तुरंत 2 साल की सज़ा दे दी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(a) के तहत अगर कोई आरोप सिद्ध होता है तो उसको 6 साल के लिए राजनीति में बैन कर दिया जाता है। राहुल गांधी के साथ भी यही होता है राजनीतिक रूप से, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया कि
उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी और वो केस एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो उसमें क्या हुआ, राजनीतिक रूप से जिस तरीके से केस में फंसाया जाता है, उसके बाद 2 साल की सज़ा दी जाती है और उसके बाद राहुल गांधी का जो संसद का जो सांसद जो रहते हैं वो उस चीज़ को रद्द कर दिया जाता है और कहा जाता है 6 साल तक वो राजनीति में नहीं रहेंगे सक्रिय। तो ऐसे में क्योंकि पूर्ण रूप से बैन करना कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से हर किसी को सोचने की ज़रूरत है कि आप किसको अपनी पार्टी में ले रहे हैं, किसको कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपकी और हमारी भी भूमिका आस्था तय होनी चाहिए, क्योंकि हम भी जब वोट देते हैं तो हमें एक बार ये देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि असल में हमारे एरिया में जो भी खड़ा हुआ है व्यक्ति वोट के लिए, जिस तरीके से इलेक्शन के लिए, तो असल में उसके ऊपर कोई आपराधिक मामले हैं या नहीं है। और ये तो देखिए वो तब तक नहीं होगा जब तक हम जाति से ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप तिवारी हैं मैं झा हूं तो हम सोच लेंगे चल भैया हम तिवारी जी को वोट दे देते हैं, आप सोच लेंगे झा जी को वोट दे, तो इन चीज़ों से नहीं होगा। अगर हम देखेंगे कि कोई अगर जिस तरीके से SC ST कैटेगरी का भी कोई व्यक्ति है लेकिन वो अच्छा काम करेगा हमारे लिए, तो हमें वोट देना होगा। आपराधिक मामले तभी रुकेंगे। मुझे लगता है कि इस पर जो पूरी तरीके से अगर बैन करने की बात कही जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा। लेकिन चाहती क्या है आप? चाहता तो देखिए हर कोई यही चाहता है कि राजनीति जितनी साफ होगी, भ्रष्टाचार मुक्त, उतना ही हमारा देश होगा। चाहे कोई कितना भी कह ले कि भ्रष्टाचार मुक्त हम देश बनाना चाहते हैं, वो तब तक नहीं बनेगा जब तक हमारी राजनीति साफ और सुथरी नहीं होगी, क्योंकि राजनीति पूरी तरीके से कीचड़ और दलदल में फंसी हुई है। आप जितना राजनीति के अंदर जाएंगे, तमाम वो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर से बड़े बड़े आरोप, बड़े बड़े कहते हैं ना राज, वो खुलते जाएंगे। क्योंकि अगर कपिल मिश्रा की बात करें, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, अगर आप उनके इतिहास पर जाएंगे, तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी कि आप सन हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, किस तरीके से वो एक लड़की का पीछा करते हैं, किस तरीके से एक लड़की को परेशान करते हैं, अपनी से आधी उम्र की लड़की को इस तरीके से परेशान करते हैं। तो मतलब तमाम वो नेता हैं, देखिए एक तरीके से अब वो कानून मंत्री बन चुके हैं दिल्ली के, और ऐसे ही तमाम नेता हैं। ठीक है, देखिए जूही मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, देख इन्होंने जिक्र किया कपिल मिश्रा का, कई सारे नेताओं का, राहुल गांधी का भी इन्होंने जिक्र किया कि उनकी भी सांसद गई थी, लेकिन परिकल्पना भारत तो ये बहुत अच्छी करता है संसद के भीतर बैठ करके कि हम भारत को अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन उस बीच में दागी नेताओं का जब सवाल आता है तो कह देते हैं नहीं ताउम्र के लिए बैन नहीं करते हैं, 6 साल की दे देते हैं सजा। देखिए अगर नेताओं की बात करें तो आज तक मुझे लगता है नेता जो होंगे ना वो बहुत कम होंगे जिनके ऊपर जो है कोई भी किसी भी तरह का केस ना हुआ हो, है ना। और बहुत कम ऐसे नेता जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी आपको भी अच्छे से याद होगा सपा नेता मोहित खान ने जो रेप वाले मामले में जो फंसे हुए थे उनका भी नाम निकल कर के सामने आया था। तो इस तरह के नेता जो हैं, और जिस तरीके से बैन की जो बात की जा रही है वो मुझे लगता है वो बैन तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर बैन होने लगे तो फिर तो नेता ही नहीं दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं आस्था देखा जाए तो फैन फॉलोइंग जो है नेताओं की वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, क्योंकि देखिए ना कुछ लोगों की फ़ैन फॉलोइंग होती है तो लोग वोट देते हैं कि अच्छा ये अच्छा नेता है और इसके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत हैं, ये भी कुछ लोग होते हैं। फैन फॉलोइंग की बात की तो मुझे याद है कि हरियाणा में चुनाव से पहले ही जब खट्टर साहब वहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो एल्विश यादव को एक बड़े स्टेज पर लेकर आते हैं। एल्विश यादव किस तरीके से फेमस है वो हर किसी को पता है, स्टेज पर लेकर आते हैं क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग की बात है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मतलब किस तरीके से आप दुनिया आपकी फ़ैन बन रही है, किस तरीके से आप फेमस हो रहे हैं, बट एट द एंड आपको फेमस होना है, चाहे सही तरीके से हुई है या गलत तरीके से हुई है। यहाँ पर ये नहीं है ना, सवाल तो यहाँ पर ये है कि हम चर्चा दागी नेताओं की कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें ऐसी देखी जाती है। अब चुनावी प्रचार के समय देखा जाता है कि तमाम एक्ट्रेस को जो है मैदान पर उतारा जाता है अपनी चर्चाओं मतलब कि फेमस होने के लिए कि हाँ पर इस पार्टी को वोट दे, वो एक वोट को लोभ लुभावन वाली चीज़ है। अगर देखा जाए जैसे रजत दलाल की देखा जाए बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर कल को ये कहीं से चुनाव लड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके खेमे में बहुत सारे लोग आएंगे वोट देने, तो कहीं ना कहीं ये फैन फॉलोइंग फैक्टर जो है ये भी कहीं ना कहीं रहता है। अगर हम अतीक की भी अगर हम बात करें, जिस तरीके से जब सपा की सरकार थी तो अतीक अहमद ने भी बहुत अच्छे से वहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, और साथ ही साथ लोग जो थे वो उनके साथ खड़े रहते थे, पुलिस क्यों सिर झुका लेती थी, ये सब भी कहीं ना कहीं मैटर करता था। लेकिन जब अतीक अहमद तो कहा जाता है कि गुंडागर्दी, लेकिन अतीक अहमद का जब जिक्र होता है तो मैं मुख्तार अंसारी की भी चर्चा करना चाहूँगी। मुख्तार अंसारी की जिस तरह से डेथ होती है उसको लेकर के विपक्षी दल तमाम सवाल करते हैं, लेकिन उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, आपराधिक मामलों में वो देखे गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत इतने लोग उनके जनाजे पर पहुंचते हैं और बहुत से भी ज़्यादा लोग ये भी बात कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे थे, गरीबों के लिए काम करते।
देखिए, आस्था की क्रिमिनल बनना, गरीबों के लिए काम करना दो एक अलग चीज है। एक परिवार को जाके खत्म कर देना, उसके बाद उसी गांव के तमाम गरीब लोगों के घर में जाके मतलब चावल का कट्टा डाल देना, ये दोनों ही एक अलग चीज हो जाती है। कुछ अच्छाई हम इसलिए भी करते हैं कि जिससे हम कोर्ट में प्रूव कर पाएं कि देखिए हम अच्छे इंसान हैं ये, क्योंकि तो आपको ये एडवोकेट नहीं लगता है कि केंद्र सरकार जो है, जिस तरह से कल बीते दिन चर्चा हुई कोर्ट के भीतर, तो इन दागी नेताओं का संरक्षण करती हुई नजर आई, सदन के भीतर की अधिकारों की बात करती हुई नजर आई, क्या ऐसा नहीं लगता? आज तक यहाँ पर ये बात है कि अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर यहाँ जद में, यहाँ अकेला कोई हमारा मकान थोड़ी है। तो बात ये है कि राजनीति में हर किसी पार्टी में यही हाल है। अगर आज आप उस पार्टी के लिए कुछ बोलेंगे तो पता चला कि कल को वो आपकी पार्टी के साथ भी होगा। कल को क्या, अगर ऐसा होता है, बैन लगाने की बात की जाए तो मतलब कि कुछ लोगों का मुझे लगता है कि फैक्ट्स के साथ अगर मैं एक पेपर लेके अगर बोलूं तो ही बेहतर होगा। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर हैं और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, जिसमें उन्हें कहना है अभी तो आरोप है, क्योंकि देखिए शायद मुझे लगता है कि इसका आकलन करने अभी जो है, आकलन भी करने चलें तो बहुत ऐसे नाम होंगे जो आपको भी हैरान करेंगे और हमें भी हैरान करेंगे। लेकिन जो ही मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरीके से आग फैलती है, कि वो सारी चीज़, दागी नेताओं को लेकर के केंद्र सरकार ये कहना चाहती है कि ये दाग अच्छे हैं। ये दाग अच्छे नहीं है। देखिए, अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो क्राइम ना कर रहा हो। हर नेता क्राइम कर रहा है। भाई कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ पे आप देखोगे तो किसी ना किसी नेता का नाम जो है निकल कर के सामने आ जाता है कि कोई इस पे अपराध हुआ है तो इसके पीछे इनका नाम है। ऐसा तो है नहीं। तो आप अगर बैन भी कर दोगे और वो अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी का वो है और साथ ही साथ किसी जिला या क्षेत्र का है, तो आपको लगता है कि उसी वक्त हटा दिया जाए? देखिए, जैसा आपने ये चीज़ कही ना, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हाल ही में देखा गया था, अयोध्या में दुष्कर्म का मामला सामने आया मोहित खान का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार हावी होती है कि इनको सजा देनी चाहिए। इस तरीके की चर्चा होती है, लेकिन सजा की बात आए तो क्या किसी पार्टी ने, मतलब समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया? नहीं किया। बिल्कुल निष्कासित नहीं किया। अगर आप यहाँ पर, अगर हम लोग हाथरस वाले कांड पर ही चले जाएं, हाथरस में जिस तरीके से सत्संग में इस तरीके की भगदड़ होती है, कई लोगों की जाने जाती हैं, करीब 100 से ज़्यादा लोग होते हैं जिनकी जाने जाती हैं, उसके बाद में बाबा के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बोलती है। आप ये देखिए कि बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आरोप किस पर लगते हैं? निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है ना, जैसे मैंने कहा दाग अच्छे हैं, तो देश को चला भी दागी नेता रहे हैं। बिल्कुल, हर किसी को सफाई भी करनी है, लेकिन दाग लेकर सफाई करनी है, क्योंकि हर किसी के लिए दाग अच्छे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके के दाग अच्छे हैं, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों के दाग अच्छे हैं। क्योंकि दाग का ये हिसाब है कि हर किसी को अपनी जाति, अपनी धर्म देखते हुए दाग पसंद आ रहे हैं और नापसंद किए जा रहे हैं। अयोध्या की जिस तरीके से आपने बात की आस्था, अयोध्या में जिस तरीके से, क्या नाम था उनका, मोहित खान, उनके ऊपर जब रेप का आरोप लगता है तो उसके लिए तमाम लोग बोलते हैं लेकिन सपा बची हुई दिखती है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी जगह चले जाएं, अगर आपको याद हो जिस तरीके से उन्नाव में हुआ, उस पर भी दूसरी राजनीतिक पार्टी भी चुप रही, जितना बचाया जा सकता था उतना बचाया गया। तो वही बात है कि हर कोई यहाँ पर दागी है, लेकिन हर किसी को दूसरे के दाग दिखते हैं, लेकिन अपने दाग सबको खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल, दाग अच्छे हैं कि चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोर्ट में जब सवाल उठता है तो केंद्र सरकार इन दागी नेताओं का संरक्षण करते हुए ये तो कह देती है कि 6 साल के लिए हम बैन करना चाहेंगे, क्योंकि सदन के अधिकार इस बात को कहते हैं। सदन में जिस तरीके से अधिकार है, कानून है, उस हिसाब से ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम परिकल्पना, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम परिकल्पना कर रहे हैं कि भारत को अपराध मुक्त बना ले, लेकिन जब कीचड़ घर पे ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप कोई एजेंडा लेकर के चल रहे हो तो सफाई आपको घर से ही करनी होगी, लेकिन जब घर के अंदर ही मैल हो तो हम बाहर की सफाई कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न चिन्ह जो है लगातार उन नेताओं पर भी लगा हुआ है जो दागी नेता होकर के भी चुनाव लड़ते हैं और जीतने की बात कहते हैं। लेकिन आस्था, इसमें एक बात और है, कहीं ना कहीं देखिए केंद्र में एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी से सबक लिया, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, जब क्या कहते हैं मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे और जब लोकसभा में वो बिल लेकर आते हैं, जो इस बिल को मतलब इस जो हमारे जो, एक बार आप वो देंगे मुझे पेपर, वहाँ से मैं आपको वो बता सकती हूँ कि वो कौन सी धारा है।
देखिए, जिस तरीके से उस वक्त लाया जाता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(1) को खत्म करने के लिए, इसमें अमेंडमेंट किया जाने के लिए वो पेपर लेके आया जाता है और राहुल गांधी की मतलब 6 साल के लिए बैन नहीं किया जाएगा, ये लेकर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी आते हैं सदन में और उस पेपर को बड़े स्टाइल में फाड़ देते हैं, जिसके बाद अभी कुछ समय तक राहुल गांधी के लिए वही तलवार बन गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने वो पेपर फाड़ा था और इसी के तहत राहुल गांधी अब 6 साल के लिए बैन होने वाले थे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखकर भी जो केंद्र सरकार है वो सबक ले रही है कि भाई जोश में होश नहीं खोना है, पता चले कि कल को यही तलवार हम पे लटके। जोश में होश नहीं खोना है। वही मैं कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी दर्पण नहीं मिलते तो कभी चेहरे नहीं मिलते। और निश्चित तौर पर कल जो डिस्कशन अदालत में हुआ है, कोर्ट की चौखट पर हुआ है, वहां से साफ तौर पर देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार दागी नेता का संरक्षण भी करना चाहती है और दागी नेताओं से पलड़ा भी झाड़ना चाहती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आसिफ।